तो नेक्स्ट है ज्ञान के प्रकार। तो इसमें जो हैबरमास है ज्ञान के 3 प्रकार बताता है। पहला है तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज। तो इसमें विज्ञान से संबंधित अनुभववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी एम्पिरिको एनालिटिकल थ्योरीज आती हैं। यह ज्ञान किसी न किसी उद्देश्य या भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। जो तकनीक ज्ञान होता है, इससे हम किसी न किसी उद्देश्य या भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो जो हम लोग आईआईटी या कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तकनीक ज्ञान लेते हैं, उससे हम अपनी आजीविका या किसी न किसी उपयोग में इसको लेते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार करने के लिए वगैरह-वगैरह। तो इसके पहले हम लोगों ने अरिस्टोटल को पढ़ा था, उसने भी ज्ञान के 3 चरण बताए थे। तो थ्योरिया बताया था, दूसरा पोएसिस बताया था और तीसरा तीसरा बताया था प्रैक्सिस। प्रैक्सिस प्रैक्सिस को ये प्रैक्टिकल नॉलेज बताता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बताता है। प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, तो इसमें विभिन्न व्यक्तियों या सामाजिक समूहों के मध्य अंतःक्रिया व संवाद होता है। इसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हैबरमास इस प्रकार के ज्ञान से जन्मे सिद्धांत को भाष्य विज्ञान सिद्धांत यानी हर्मेनेटिक्स थ्योरी कहता है। यह ऐतिहासिक व्याख्यात्मक होता है, ऐतिहासिक व्याख्यात्मक होता है। समाज विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र व इतिहास इसी प्रकार का ज्ञान होता है। और उद्धारक ज्ञान यानी इमेंसिपेटरी नॉलेज यानी मुक्तिदाता ज्ञान, तो यह ज्ञान हमारी स्वचिंतन व आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता से संबंधित है। समाज में इसी ज्ञान के कारण शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है। नारीवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत इसी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमारी अंतरात्मा को मुक्त कर दे, ऐसा होता है इमेंसिपेटरी ज्ञान। तो इसमें जैसे नारीवादी सिद्धांत है, तो हमने रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ा, तो वहाँ से जो ज्ञान आया। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड का पढ़ा, तो पहले आप लोगों को समझो, उनकी मनोवैज्ञानिकता को समझो कि लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो क्यों करते हैं। तो ये है इमेंसिपेटरी नॉलेज। जब आप ऐसा नॉलेज ज्ञान गेन कर लेंगे, तो आप लोगों को उनकी समस्या का कारण बता सकेंगे और समाज को आप उन्नति की ओर ले जाएंगे। आधुनिकता व ज्ञानोदय यानी मॉडर्निटी एंड एनलाइटनमेंट। तो 16वीं सदी व उसके बाद यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति, वाणिज्यवाद, औद्योगिकरण के कारण समाज व अर्थतंत्र आदि में जो नवीन परिवर्तन हुए, उन्हें ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट कहा जाता है। इस ज्ञानोदय के कारण यूरोपीय समाज मध्ययुगीन धार्मिकता, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता से बाहर आ एक परंपरागत समाज से आधुनिक समाज बन गया। आधुनिकता में व्यक्ति की विवेकशीलता, तार्किकता और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। तो आधुनिकता में व्यक्ति की विवेकशीलता यानी रैशनैलिटी को, तार्किकता यानी रीजन को और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। विज्ञान, तर्क, उदारता, सार्वभौमिकता, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद, अनुभविकता आदि आधुनिकता के केंद्रीय तत्व हैं। 18वीं शताब्दी के यूरोप में प्रबोधन काल ने समता, स्वायत्तता व कल्याणकारी राज्य के मूल्यों का विकास किया। हेबरमास का कहना है कि आधुनिकता का युग बीता नहीं है, हाँ, उसकी परियोजना अधूरी रह गई है। आधुनिकता एक असमाप्त बहस है। 200-250 वर्ष पहले प्रबोधन युग ज्ञानोदय में मनुष्य की बेहतरी के जो सपने देखे गए थे, उनका 20वीं सदी के औद्योगिक समाज, टेक्नोलॉजी, मीडिया व उपभोक्ता में बुरा हर्ष जरूर हुआ है, लेकिन प्रतिरोध अभी भी संभव है। तो आधुनिकता अभी एक अधूरा प्रोजेक्ट रहकर रह गया। हमने जो लोकतंत्र के मायने देखे थे, जो स्वतंत्रता के मायने देखे थे, हम जो बातें की थी मुक्ति की, वो अभी भी अपूर्ण है। और हम एक सूडो 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 इमेंसिपेशन या सूडो फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। हमें वास्तविकता से हम अभी भी दूर हैं। विमर्शी लोकतंत्र, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, तो बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो भारत में जो ग्राम पंचायत है वो डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का उदाहरण हो सकती है। तो ग्राम पंचायत में भी जो ग्राम सभा होती है वो डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का ही एक उदाहरण कहा जा सकता है। विमर्शी लोकतंत्र का विचार 1990 के दशक में उदित हुआ। इसका आदर्श एथेंस का लोकतंत्र है। यह सहभागी लोकतंत्र का ही एक रूप है, जो वोट केंद्रित होने की बजाय बातचीत केंद्रित है, यानी टॉक सेंट्रिक है। तो ये वोट सेंट्रिक नहीं है, बल्कि ये टॉक सेंट्रिक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति या समूह बिना किसी बाधा के स्वाधीन व स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक मुद्दों पर बहस व विचार विमर्श करते हैं। यह बहुमतवाद की खिलाफत करता है तथा अल्पसंख्यक आवाजों को भी महत्वपूर्ण मानता है। तो ये जो टायरनी ऑफ मेजोरिटी है या मेजोरिटिज्म है, उसकी ये खिलाफत करता है और अल्पसंख्यक आवाजों को महत्वपूर्ण मानता है। इसमें जनमत संग्रही यानी गणनात्मक प्रवृत्ति की बजाय आम सहमति को महत्व दिया जाता है। विमर्शी लोकतंत्र में उदार लोकतंत्र के नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक समानता जैसे विचार समाहित हैं। वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र से सार्वजनिक मुद्दों पर खुला एवं स्वतंत्र विचार विमर्श लिया गया है। इसमें नागरिक सद्गुणों
पारंपरिक सम्मान एवं नागरिक बंधुता पर भी बल दिया गया। बेसिकली ये एक आइडल स्पीच सिचुएशन है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को आके प्रकट करेगा। तो भारत में जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभाएं होती हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण विमर्श के तौर पर यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है और हर व्यक्ति का जो विचार है वो डायरेक्ट सरकार तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो यही विमर्शी लोकतंत्र के लिए विभिन्न विचारक अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। जॉन ड्राइजेक ये तर्कमूलक लोकतंत्र कहते हैं, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी कहते हैं। जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है उसको ही डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी यानी तर्कमूलक डेमोक्रेसी कहते हैं। जॉन ड्राइजेक। आयरिस मेरियन यंग ये संरचनात्मक लोकतंत्र यानी कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी की बात करती हैं। सिमोन चेम्बर्स ये तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र यानी रीजनेबल डेमोक्रेसी की बात करती हैं। फिलिप पेटिट ये संघर्षपूर्ण लोकतंत्र की बात करती हैं। विमर्शी लोकतंत्र के समर्थक विद्वान व इससे संबंधित उनकी पुस्तकें। जॉन रॉल्स ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म इनकी पुस्तक। जॉन रॉल्स को आगे हम पढ़ेंगे। उनकी पुस्तक है जो 1993 में आई थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। जॉन ड्राइजेक ये डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी लिखते हैं 1990 में, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। जोशुआ कोहेन व जे रोजर्स वन डेमोक्रेसी टुवार्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी 1983 में बुक आती है। फिर एमी गटमैन और डेनिस थॉमसन ये डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट 1996 में बुक आती है। डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट 1996 में बुक आती है। यूर्गेन हैबरमास बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स ये 1996 में बुक आती है। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स 1996 में बुक आती है। तो अब लास्ट में हैबरमास व पार्सन की गली का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। तो हैबरमास ने वैधता का संकट लेजिटिमेशन क्राइसिस को समझने के लिए उनके संप्रेषण या संचार क्रिया सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन को समझना आवश्यक होगा। हैबरमास के संप्रेषण क्रिया सिद्धांत में प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन के प्रकारात्मक सिद्धांत यानी फंक्शनल थ्योरी से शब्दावली ली गई है। यह शब्दावली गली की है। तो गली, तो जहाँ पर जी का मतलब है गोल यानी लक्ष्य, एल का मतलब है लेटेंसी यानी यथास्थिति, ए का मतलब है एडेप्टेशन अनुकूलन और आई का मतलब है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। प्रत्येक व्यवस्था में ये 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला तो लक्ष्य होगा, किसी भी व्यवस्था में किसी भी व्यवस्था का लक्ष्य होगा। फिर उसको यथास्थिति उसकी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। फिर एडाप्टेशन, जो चेंजेस आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको अडाप्ट करने के अनुकूलन होना चाहिए उस व्यवस्था में। और फिर इन सब चीज़ों को, एडाप्टेशन को, इंटीग्रेशन, उसको इंटीग्रेट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। लक्ष्य, उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय एक व्यवस्था है, निकटवर्ती समुदाय में उच्च शिक्षा का प्रसार करना इसका लक्ष्य है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा? अगर यूनिवर्सिटी कोई व्यवस्था मान ली जाए तो उसका लक्ष्य क्या होगा कि उच्च शिक्षा का प्रसार किया जाए, ये इसका लक्ष्य होगा। अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या होगा? बदलते परिदृश्य के अनुसार व्यवस्था द्वारा स्वयं में बदलाव लाना अनुकूलन है। तो अब जो कहा जाता है ना कि जो एकेडमिया और जो यूनिवर्सिटी अलायंस है, एकेडमिया और भारत में जॉब्स क्यों नहीं है, या जॉब्स लायक जो कैंडिडेट हैं वो क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो एकेडमिया है, जो एकेडमी है या कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका सिलेबस, उनकी जो काम करने का तरीका है वो उस लेवल का नहीं है जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए। तो एकेडमिया और इंडस्ट्रिया का जो अलायंस है वो नहीं हो पा रहा है। इस कारण से तो अब टाइम आ गया है, जैसे एनईपी 2020 में जो आती है, तो उसका यही उद्देश्य है कि जो एकेडमिया है, जो एकेडमियों में, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा पढ़ाया जाए जो इंडस्ट्रीज़ में काम आ सके। तो उसके लिए अब इस व्यवस्था को, यूनिवर्सिटी को अब अनुकूलन करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बदलते माहौल के मुताबिक धार्मिक शिक्षा की बजाय अब वैज्ञानिक, तार्किक व अर्थशास्त्र की शिक्षा देना होगा। यथास्थिति उदाहरण के लिए बदलती शिक्षा के द्वारा समाज में क्रांति व आमूलचूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि आप धार्मिक शिक्षा की बजाय वैज्ञानिक, तार्किक या अर्थशास्त्र की शिक्षा देना स्टार्ट कर दें, लेकिन इतना एक्सट्रीम पर न ले जाएं कि अब आपके ऊपर पूरा भोगवाद ही या पूरा वेस्टर्नाइजेशन ही हावी हो जाए। तो यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, मतलब जो माइनर चेंज है वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए। फिर एकीकरण, तो इसमें है कि विश्वविद्यालय एक व्यवस्था है, इसके विभिन्न विभागों यानी प्राध्यापक, विद्यार्थी, परीक्षा विभाग, पुस्तकालय, खेल कूद, रिसर्च में समन्वय एवं एकीकरण होना चाहिए। हैबरमास ए व जी को व्यवस्थाएं कहते हैं।
इन व्यवस्थाओं में मैक्स वेबर की विवेकशीलता रैशनैलिटी का गुण होता है। विवेकशीलता, तार्किकता का तात्पर्य है व्यक्ति को व्यवस्था या मशीन का पुर्जा बनना है, उसकी खुद की इच्छाएं या आकांक्षाएं नहीं होती हैं। तो विवेकशीलता, तार्किकता का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को व्यवस्था या मशीन का पुर्जा बनना है, उसकी खुद की इच्छाएं या आकांक्षाएं नहीं होती हैं। आई और एल यानी इंटीग्रेशन और लेटेंसी, जीवन विश्व है, लाइफ वर्ड है। यहाँ व्यक्ति में संप्रेषणी क्रिया यानी कम्युनिकेटिव एक्शन होता है। संप्रेषणी क्रिया का अर्थ है पारस्परिक सहभागिता, लेकिन मीडिया धन व सत्ता के बल पर इस संप्रेषण क्रिया को पूंजीपति वर्ग स्वतंत्र व स्वायत्त नहीं रहने देते हैं, जिसे हैबरमास उपनिवेशीकरण यानी कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो होप कि आपको हैबरमास समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जो चीज़ें नहीं समझ में आई उनको आप पूछ भी सकते हैं। और चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो वो भी बता दीजिए, तो इसको यहाँ से हम लोग डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको कंटिन्यू ही करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।